उसी तरीके से अगर बच्चा कैसे हो तो उसका भाषा कैसे डेवलप होता है, भाषा कैसे बनती रहती है। बच्चा पैदा होता है सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहता है, वो थोड़ा बड़ा होता है तो पास पड़ोस में आने जाने लगता है, तो उनकी भाषा को भी वो अडॉप्ट करता है, उनकी भाषा को भी लेता है। फिर पास पड़ोस में वो क्या करता है, विद्यालय थोड़ा बड़ा होता है तो मम्मी पापा उसका एडमिशन स्कूल में करा देते हैं, ठीक है। तो वो स्कूल जाता है, स्कूल में पहले यहाँ पास पड़ोस में 2-4 बच्चे उसके फ्रेंड्स थे, स्कूल में जाने के बाद उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, पढ़ता है, फिर विद्यालय पास होकर जब वो समाज में जाता है तो वहाँ पे उसका और भी क्या होता है, भाषाओं से विचारों का आदान प्रदान वो होने लगता है। दूर रहने वाले व्यक्ति से हम पत्र लिखकर या टेलीफोन बात करके भी भाव का आदान प्रदान कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल आ गया है, अगर कुछ भी फंक्शन है, हाँ आ जाना मेरे घर में फंक्शन है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है या तो बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आ गया, क्लास में फर्स्ट आ गया, तो बधाई भी वो फोन पे ही देते। तो ये जो आदान प्रदान है भाषाओं का वो सीमित नहीं रह गया, वो और भी ज्यादा फैल गया है, बढ़ गया है। उसी तरीके से भाषा के दो भेद, ठीक है, भाषा के दो भेद, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा का क्या होता है बच्चों, लिखित भाषा जो पहले अपन मौखिक भाषा देखे थे। मौखिक भाषा मुख से बोलने जाने वाली भाषा, जो हम लिख के अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते, ना ही हम लिख के उसको समझाते हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रही, आप लोग समझ रहे, बुक में कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है तो आप बुक में उसको नहीं लिख रहे हो, ठीक है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप लोग उसको समझ रहे हैं, है ना, ये मौखिक हो गया। मम्मी भी कुछ काम बताती, मम्मी थोड़ी लिख के देती है, एक बोर्ड पकड़ लिया, कुछ भी बोलना है लिख के थोड़ी बता रही है, नहीं ना, मम्मी बोल रही है पढ़ाई कर, मार्केट चले जा, खेल मत, तंग मत कर, टीवी बंद कर, ये सब क्या है, मौखिक भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण ये हो गया मौखिक भाषा का, ठीक है। मौखिक भाषा का प्रयोग ही सीखा, आज में मौखिक भाषा का प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। हम कहीं पे भी जाते हैं, मार्केट जाएंगे, थोड़ी बुक और पेंसिल लेके जाते हैं, बुक और कॉपी लेके जाते नहीं ना, हम जाते हैं, कोई फ्रेंड मिल गया हाय हेलो होता है, कोई रिश्तेदार मिल गया हाय हेलो हो गया, ट्रेन में सफर करते हैं तो हाय हेलो होता है, उनके चर्चा होती है, लिख के नहीं, सिर्फ वो क्या होता है, बोल के होता है। उसी तरह की लिखित भाषा, लिखित भाषा को लिख के अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं। सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान का क्या है, ये धरोहर है, ठीक है। ये लिखित भाषा जो है अपने विचारों को, दूसरे के विचारों को पढ़कर समझाते हैं या लिख के बताते हैं। लिखित भाषा स्थायी और दीर्घजीवी होती है, स्थायी और दीर्घजीवित होती है। हमारा ज्ञान विज्ञान, साहित्य, संस्कृति सब लिखित भाषा में ही सुरक्षित है। मैंने पहले भी बताया बच्चों, जो हमारे पूर्वजों ने महाभारत, रामायण, पुराण, बाइबल लिखा है, वो लिखित भाषा में लिखा हुआ और वो सुरक्षित है। आज भी हम पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो लिखित भाषा में सुरक्षित। अगर कोई ग्रंथकार या कोई है, विद्वान लोग, ऋषि मुनि लोग बोल देते हैं, सिर्फ वहीं तक वो रहता है, कुछ दिनों तक याद रहता है, फिर उसके बाद में वो नहीं हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता है। हाँ, किसी की बहुत बड़ी अगर मेमोरी शक्ति जो होती है बहुत ज्यादा होती है तो बात वो भी बहुत दिन तक नहीं रहती, वो कुछ कुछ रखेंगे, पूरा तो नहीं रख सकते, मगर वो लिख के रखें तो हम लोग, हमारे घरों में क्या है, गीता है, किसी के घर में पुराण है, किसी के घर में बाइबल है ना, किसी के घर में ग्रंथ है, ये सब वो धरोहर क्या है, हमारी लिखित भाषा के तौर पे वो सुरक्षित रखी हुई है। विद्यालय में अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको मौखिक भाषा, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी तो वो लिखित भाषा हो जाएगी। आप लोग सुन रहे हैं, मौखिक है और वो लिखोगे अगर बुक में तो वो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। तो विद्यालय लिखित भाषा और मौखिक भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। विद्यालय यहाँ पे लिखित भाषा भी होती है और मौखिक भाषा होती है। आप मार्केट जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ मौखिक भाषा होगी, लिखित होगी क्या, नहीं होगी, मगर स्कूल में लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों का ही यहाँ पे सम्मिलित हुआ है। समाचार पत्रों, दस्तावेज, ग्रंथ में बोली ना, तो ये सब क्या आ गया, इसमें ही आगे, किसमें, वेरी गुड, लिखित भाषा में। और भाषाएं और हिंदी, जो भारत की भाषाएं, भारत की 22 भाषाओं को मान्यता मिली, आपको मालूम है ना, हाँ वेरी गुड, 22 भाषाओं को मान्यता मिली गई है, जिसमें से 10 राज्य ऐसे, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश के बाद में आ गया है दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा। इसमें क्या है, हिंदी को राजभाषा और मातृभाषा दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। किसको, हिंदी को, मातृभाषा और राजभाषा। किसमें, 10 राज्यों में, 10 राज्यों में। और यहाँ पे 22 भाषा को मान्यता। और हिंदी को हिंदी दिवस के तौर पे कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949। ये 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ बच्चों, हिंदी को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको उसमें मान्यता दी गई। किस तौर पे, राजभाषा के तौर पे मनाया जाता है। और हिंदी दिवस हमेशा, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा 14 सितंबर। कब से लागू हुआ है, तो 14 सितंबर 1949 से लागू हुआ है। उसी तरीके से लिपि, जो लिपि होती है वो हमें जो चिन्हों का ज्ञान कराती है। और लिपि जो है हिंदी, संस्कृत, मराठी और क्या, नेपाली, ये देवनागरी लिपि में लिखा है। किसमें लिखा है, देवनागरी लिपि में। जिस तरीके से हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना, इस तरीके से जो संस्कृत है 1 2 3 4 5, तो ये कौन सी होती है, हम लोग लिखते हैं तो। और उसी को देवनागरी लिपि में हम लोग, उसी का रोमन लिपि, रोमन में क्या होता है, A1 2 3, ये रोमन हो गया, ठीक है ना, ये रोमन हो गया। और वो इंग्लिश में ही यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, रोमन, और ये वाला देवनागरी लिपि में होता है। हम लोग जो लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और ये हो गया रोमन, है ना, जो अंग्रेजी भाषा का ये तौर पे उसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से व्याकरण, जो व्याकरण है वो भाषा को क्या करती है, वेरी गुड, शुद्ध करती है। व्याकरण को क्या करती है, शुद्ध करती है, सरल बनाती है, सुगम बनाती है। हम जिस तरीके से, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बोलूंगी तो ये क्या हो गया, शुद्ध भाषा हो गई, नहीं, ये अशुद्ध भाषा हो गई। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को समझा रही हूँ, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध भाषा हो गई। शुद्ध भाषा में क्या होगी, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को समझा रही हूँ। ठीक है। अगर कोई लड़की आ गई, तू कहाँ जाता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप कहाँ जाते हो, है ना, या आप कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछेंगे, तो ये शुद्ध भाषा। ये क्या हमको सिखाती है, व्याकरण। कौन सिखाती है, व्याकरण। अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में बदलने का हम लोग व्याकरण के जरिए ही सीखते हैं। इसमें अगर कोई बोल दिया कि मेरा भाई बहुत अच्छा मीठा बोलती है, तो यहाँ लिंग भी चेंज हो रहा है और उसकी भाषा में भी अशुद्धता झलक रही है। मेरा भाई बहुत अच्छा लिखती है, तो ये भी गलत हो गया। या तो मेरी बहन बहुत अच्छा लिखता है, ये भी गलत हो गया। तो वहाँ लिखती का लड़की का होगा और लिखता का लड़के में होगा। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग व्याकरण को जिस तरीके से शुद्ध रूप में लिखते हैं, उसके भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण के बारे में मैं भी बता रही हूँ बच्चों। उसका है, उसके हम लोग जिस तरीके से हम लोग व्याकरण को करते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं, है ना। अगर हम लोग का कोई मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है, वो व्याकरण के द्वारा हम सुधार लेते हैं। उसी तरीके से अगर क्या है, भाषा कौशल समझने और समझाने के लिए व्याकरण हमारा मार्गदर्शक होता है। क्या होता है, मार्गदर्शक होता है, हमें राह दिखाता है। मार्गदर्शक किसको बोलते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं। ठीक है, हमको ये राह दिखाता है। कौन दिखाता है, व्याकरण। शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध रूप में बदलना, शुद्ध रूप को और किस तरीके से, तो वो सुगम सरल बनाता है और शुद्ध भी बनाता है। कौन, व्याकरण। तो व्याकरण हमें क्या कराता है, भाषा को लिखने, भाषा कौशल समझने और समझाने के लिए ये हमारा मार्गदर्शक का काम करता है। कौन, व्याकरण, है ना। और व्याकरण के द्वारा ये हमें अच्छी तरह खोलकर समझाना है। इसको व्याकरण होता है, व्याकरण,
में जैसे एग्जाम्पल में बताया कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंची है, उसमें लिखने में भी गलती होगा तो वो भी व्याकरण सुधारती है कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, अभी यहाँ पे है तो ध्यान है कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को शुद्ध करना है। जो व्याकरण का मेन उद्देश्य क्या है, भाषा को शुद्ध और मौखिक और लिखित रूपों को शुद्ध करना। अगर जो बोल रहे हैं उसको भी शुद्ध करना है और जो लिख रहे हैं उसको भी शुद्ध करना है। किसका काम होता है, ये व्याकरण के द्वारा ही होता है। जैसे अगर मैं बोल दी, जैसे मैंने बताया ना, तो उस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल को बता सकते हैं, ले सकते हैं। उसी तरीके से व्याकरण के 4 चरण होते हैं। व्याकरण के कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण है ना। 4 चरण होते हैं। अब कौन कौन से चरण होते हैं ये देखो, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और ये हो गया वाक्य विचार। ठीक है, व्याकरण के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये व्याकरण के द्वारा भी हम लोगों को क्या करते हैं, ये जो 4 चरण होते हैं ना व्याकरण के, इसके जरिए भी हम लोग को पढ़ने और लिखने में क्या होती है, सुविधा होती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने भाषा का देखा कि किस तरीके से हम अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं। तो विचार विनिमय का साधन है क्या, भाषा। और भाषा के हम लोग कितने रूप देखे, 2 देखे। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक जो हम लोग बोल रहे हैं, मुख से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और वो लिख के जो हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। भाषा की 22 जो है ना, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 10 राज्यों को इसमें राजभाषा और मातृभाषा दोनों ही हिंदी के तौर पे वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पे संविधान तौर पे मान्यता मिली थी। ठीक है, लिपि के द्वारा हम अपने चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो देवनागरी लिपि जो होते हैं 4 भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं में लिखी है। उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में जो लिपि होती है उसे रोमन भाषा कहते हैं। ठीक है, रोमन उसको बनते हैं। इसी तरह से जिस तरीके से मैंने बताया, व्याकरण क्या होता है, भाषा को लिखित भाषा या मौखिक भाषा को शुद्ध करता है, चाहे वो लिखित भाषा हो या मौखिक भाषा। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में रिवीजन का मैंने बहुत कम लिखाया है, सिर्फ आपको मौखिक के तौर पे समझाया, क्योंकि मैंने लिखा दिया था पहले भी, जब रिवीजन का एक है उसमें भी कर दिया। तो अभी मैं